गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 17th ऑफ जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं, 9-10 के लगभग टॉपिक हैं। हालांकि सारे टॉपिक मैं डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा, वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। सिर्फ सिर्फ ऊपर थोड़ा सरफेस से मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन जो डिटेल में हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल ऑफ हेल्थ सिस्टम, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 इसकी इसको हम लोग कवर करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये द हिंदू का एडिटोरियल है। अच्छा एडिटोरियल था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और जो मैं थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे जाऊँगा वो मैं जाऊँगा कार्ड इशू के बारे में, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इसको कवर किया गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में जाऊंगा। बाकी दूसरे जो है वो आर्टिकल्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 124A जीएस पेपर 2 में कल वाली क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको करवाया था, है ना। तो हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आर्टिकल 66A भी मैं पहले करवा चुका हूँ। ये एक बिल्कुल नई न्यूज़ है, फरीदाबाद हरियाणा से रिलेटेड है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से इसको हम लोग कवर करेंगे। नई डिस्कवरी हुई है, बहुत शानदार, बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पे मिली हैं, जिसको हम थोड़ा देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगला हम लोग देखेंगे जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी सरकार ने अभी, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। जीएस पेपर 2 और 3 में इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बिकॉज पिछले कई हफ्ते से इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। सिर्फ आपको सरफेस में थोड़ा सा इसको मैं आइडिया देने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसके मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ जानते हो इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है फास्टर। इसके बारे में देखेंगे क्या स्कीम है क्या नहीं है, फ्रॉम योर जीएस पेपर 2। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स that we are going to discuss today, and some of these topics are going to be little bit detailed, and some of these topics are going to be in a just a very brief manner। ठीक है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने सिलेबस को पहचानिए, क्योंकि सिलेबस आपको हमेशा गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप हमें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हो, जो एफर्ट हम लेते हैं आप इस नंबर पर जो है डिटेल देख सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे, जो भी आपका मन करे। ठीक है, उसके बाद अलावा हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हमको हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जेएनयू से रिलेटेड है। जेएनयू के अभी कुछ स्टूडेंट और एएमयू के एक स्टूडेंट को अभी सरकार ने क्या किया था, उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया था और यूएपीए लगाया था। ठीक है, जिसके अंदर इनको बेल दे दी गई थी बाय दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट ने तो बेल दे दिया, हाई कोर्ट के बेल देने के बावजूद भी इनको 2-3 दिन के बाद जेल से रिलीज किया गया। और जब जेलर साहब को ये पूछा गया कि सर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले बता दिया था, आप इनको क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो, तो जेलर साहब ने बोला कि देखिए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन मेरे पास कोई डिसीजन की हार्ड कॉपी नहीं आई है। हार्ड कॉपी मतलब रिटर्न में नहीं आया है। ऐसा ही कुछ केस आगरा में हुआ। आगरा में क्या हुआ कि आगरा में 13 लोग थे जो पिछले कई साल से जेल में बंद थे। इनको जब कोर्ट ने रिलीज किया तब आगरा के जेलर ने भी यही काम किया, उनको जेल से छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उनको हार्ड कॉपी नहीं मिली थी। इसका मतलब जो सिस्टम आदम खान के जमाने से चला आ रहा है वही सेम सिस्टम आज भी चला जा रहा है। पहले उन तक हार्ड कॉपी पहुंचती है, उसके बाद उनको रिलीज करते हैं। अरे भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, उसके बावजूद आज भी आप इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हो। मतलब समझ के देखियो आप, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से कोई ऑर्डर पास किया और उसको जाना है मद्रास में या फिर तमिलनाडु के किसी गांव में जाना है। अब यहाँ तक तो ऑर्डर को जाने में टाइम लगेगा, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, और कोविड वाले टाइम में तो शायद और भी ज़्यादा टाइम लगे। तो मतलब कोर्ट से ऑर्डर पास होने के बावजूद भी उस आदमी को आप कई दिनों तक रिलीज नहीं करोगे, तो ये उनके क्या है, ये आर्टिकल 21 के अंदर जो आपकी लाइफ, आपको राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसका वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी के बारे में संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक स्कीम चलाई जिसका नाम है फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा फ्यूचर में, वो तुरंत के तुरंत जो है उस जेल तक पहुंचने चाहिए। कई तरीके से जा सकते हैं आप, फैक्स कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कई सारे तरीके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद उस आदमी को तुरंत रिलीज करना चाहिए, उसको हार्ड कॉपी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिया है, 13 प्रिजनर्स वाला या पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट वाला जो जेएनयू वाला है, मैंने आपको दे दिया है। ठीक है,
तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि कोविड 19 के टाइम पे जो है हम लोगों को क्या कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जस्टिस डिलीवरी के लिए भी हम लोग, है ना, हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एक ये न्यूज़ थी यहाँ पे। तो ये फास्टर जो मिशन है, फास्टर जो ये स्कीम है या इनिशिएटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि फास्टर जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। इस तरह के ऑप्शन आपको एग्जाम में देंगे, तो यू शुड नो कि फास्टर जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, अगला जो आर्टिकल, यहाँ पे दो आर्टिकल कवर किए गए हैं एक्चुअली, एक किया गया, दोनों आर्टिकल 124 ए से ही रिलेटेड हैं। 124 ए जो है वो सेडिशन लॉ है ना, इंडिया के आईपीसी में, है ना। सेडिशन लॉ से रिलेटेड है, मतलब अगर कोई भी इंसान अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या कुछ बोलता है तो उसको सरकार अरेस्ट कर सकती है। इसके रिगार्डिंग है आर्टिकल 124 ए सेडिशन, मतलब राजद्रोह। अब ये देखिए, यहाँ मैं इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता अगर आज मैंने इसको करवा दिया ना तो आप लोग सब मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे फिर बोलोगे आप लोग कि सर आपने ये क्यों करवा दिया, क्योंकि मैं कई बार बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर कोई पहली बार हमारे वीडियो देख रहा है तो उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए जाइए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कल वाला एडिटोरियल आप देख सकते हो। उस कल वाले एडिटोरियल में आर्टिकल 124 ए को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया गया है। यूएपीए, है ना, इस एक्ट को भी हम लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत आगे वहाँ पे भी वो देख लेना, ठीक है। तो कोई देखिए, अगर अभी ये दोबारा कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 124 है सेडिशन लॉ, बहुत सारे एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि ये इसको जो है कंप्लीटली अबोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सरकार इसका मिसयूज़ करती है ना। सारी की सारी कंट्रोवर्सीज के आसपास ही घूमती है। इसके रिगार्डिंग में आपको मैं बता दूं कि कल थोड़ा सा हम लोगों से एक एरर हो गई थी लिखने में। जो बलवंत सिंह का एक केस था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1995 का केस था, 1962 का केस नहीं था, है ना। 1962 का केस जो वो केदारनाथ वर्सेस बिहार की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। ये पूरे का पूरा आपका यूएपी और 124 ए से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप उसको थोड़ा सा कर लेना रिवाइज। पहले भी जब मैंने आपको करवाया था तब भी मैंने आपको 1995 करवाया था, लेकिन वो बीच में जो है कल एक रिटन मिस्टेक यहाँ पे हमसे हो गई थी। एनीवेज कोई बात नहीं, मिस्टेक होना भी ज़रूरी है। मिस्टेक आपको रियलाइज़ करवाती है कि आप इंसान हो, है ना, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो हम भी पुतले हैं भैया, भगवान से गलती नहीं होती, हम लोगों से तो हो ही जाती है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है सेक्शन 66 ए से। ये भी मैं कल करवा चुका हूँ। देखिए, सेक्शन 66 ए क्या है, ये आईटी एक्ट का सेक्शन है ना। इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000, है ना, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। एनीवेज, तो इसके अंदर ये सेक्शन था 66 ए, ये सरकार को काफ़ी ज़्यादा पावर देता है। क्या पावर देता है कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया के ऊपर अगर सरकार के अगेंस्ट में कुछ लिखता है या फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाता है, ठीक है, और वो सरकार के अगेंस्ट में जो है हेट्रेड फैलाता है या कुछ भी करता है, तो उसको 66 ए के अंडर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे मान लो आपने सोशल मीडिया में मेरे अगेंस्ट बहुत गाली गलौच लिख दिया, है ना, तो मैं आपको अरेस्ट करवा सकता हूं अंडर आर्टिकल 66 ए। तो ये काफ़ी ड्रैकोनियन टाइप का एक्ट था। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी इसका बहुत मिसयूज़ किया। अभी बीजेपी की सरकार भी इसका मिसयूज़ कर देती है। हालांकि इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 66 ए को अबोलिश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको ख़त्म कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो 2015 में बोल दिया, उसके बावजूद भी ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आते हैं जब कई सारे स्टेट में पुलिस आज के समय में भी 66 ए का मिसयूज़ कर रही है, जबकि 66 से ख़त्म हो चुका है। तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डांट लगाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी एडवाइजरी जारी की है और स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मांगा है कि आप हमें बताइए कि आपने कितने लोगों के ऊपर जो है 66 ए लगाया है 2015 के बाद से। पहले तो आप उनको उनसे रिकॉर्ड मांगेंगे, और रिकॉर्ड मांगने के बाद जितने भी लोगों पे 66 ए लगाया है सबके ऊपर से केस हटाया जाएगा। ये मामला सामने था, तो 66 से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। श्रेया सिंघल आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेया सिंघल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में जो है स्टूडेंट हुआ करती थी।
जब इन्होंने ये केस फाइल किया था, तो भैया स्टूडेंट थी, इतना बड़ा नाम हो गया, किताबों में लिखा गया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप भी ऐसा कुछ कीजिए। इनके वैसे फादर, दादाजी, परदादाजी वो सब जुडिशरी से रिलेटेड रहे हैं, कोई बड़े बड़े वकील रहे हैं, जज रहे हैं। एनीवेज, तो ये था पूरा मामला। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों, आती है फरीदाबाद से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से। देखिए, ये जो आपको केव दिखाई दे रही है, कोई आम केव नहीं है, कोई ऐसी छोटी मोटी गुफा नहीं है भैया, ये हिस्टोरिकल गुफाएं हैं जो ये पिक्चर में आपको नजर आ रही है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक है, ये भीमबेटका की केव्स हैं और ये प्री हिस्टोरिक हैं। प्री हिस्टोरिक मतलब 10,000, 12,000, 15,000 साल तक की पुरानी केव्स हैं। ठीक है, उस समय के लोगों ने इन पेंटिंग्स को बना रखा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि 15 साल 12 साल पहले किसी ने कोई पेंटिंग बनाई अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने भाई बंधु के साथ बैठ के, और आज आप उस पेंटिंग को एंजॉय कर पा रहे हो। और उस पेंटिंग ने सर्वाइव भी किया इतने हजारों साल। ये बहुत खास चीज है, क्योंकि इन पेंटिंग से आपको उन लोगों के सोचने का तरीका पता चलता है। अब वो आपसे देखे व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस तो कॉल नहीं करेंगे, है ना, यही तरीके होते हैं वो आपसे बात करने के। तो 15,000 साल लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हो थ्रू दिस। अब इसी तरह की एक जो पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग, वो कहाँ मिली है? फरीदाबाद में। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पे इसका इस तरह से मिली है। फरीदाबाद में जो है कुछ वहाँ पे जंगल है। ठीक है, वो जो आपकी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर कुछ जंगल हैं जिसे कहा जाता है मांगेर, MANGAR, मांगेर फॉरेस्ट। ठीक है, इनके अंदर में ये कुछ केव्स बनी हुई हैं और इन केव्स के अंदर जो है अभी ये पेंटिंग पाई हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है बाय आर्कियोलॉजिस्ट कि ये पेंटिंग हो सकता है कि 15,000 से लेके 1 लाख साल तक पुरानी हो। तो दुनिया में कहीं गिनी चुनी जगह ऐसी हैं जहां पे इतनी पुरानी पेंटिंग ने आज तक सरवाइव किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, स्पेन में और इंडिया में भीमबेटका में। तो अगर इसकी एज इतनी ही पुरानी मिली तो ये अपने आप में वर्ल्ड की एक बहुत गिनी चुनी डिस्कवरी हो जाएगी। और ये भीमबेटका वाली जो केव है ना, ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बता देता हूँ, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, थोड़ा आप इस न्यूज़ को देख लेना। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। भैया सरकार ने पिछले साल नई जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज सरकार ने बनाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ जगह पे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में भी डिग्री करवा सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करवा सकते हैं। अभी के समय में क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी पढ़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं होती है। तो इंडिया में 14 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वहाँ पे हम लोग हिंदी में भी इंजीनियरिंग करवाएंगे, लेकिन कुछ ब्रांचेज में, सभी में नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसको वो लोग अभी इंग्लिश में, वो रीजनल लैंग्वेज में भी करवाएंगे, जैसे मलयालम में करवाएंगे, हिंदी में भी करवाएंगे, मराठी में करवाएंगे, तमिल में करवाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे लिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जो है प्रेज भी कर रहे हैं कि एक अच्छा मूव है, कि रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, है ना। एनीवेज, चलिए, दैट वाज द न्यूज़। तो अगली न्यूज़ आती है, वो आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। देखिए यहाँ पे ये है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, एकदम पीस लविंग। और ये आता है यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आजकल तालिबान ने उत्पात मचा रखा है, सबको पता है। और तालिबान ने जो उत्पाद मचा रखा है, इसमें पाकिस्तान का काफ़ी हाथ हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। इवन तालिबान के जो लड़ाके हैं उसमें से बहुत सारे लड़ाके पाकिस्तान में ही रहते हैं, उनके इलाज वगैरह भी पाकिस्तान में होते हैं, फंडिंग भी पाकिस्तान से होते हैं, सब कुछ पाकिस्तान से होता है। तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए कि मेरे देश में जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो है ये खान जी जो हैं, इनका कहना है कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो खुद तालिबान से परेशान है, पाकिस्तान पे तो खुद टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो मैं उनको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो ये दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्त नहीं है, उसी तरह से अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान भी आपस में दोस्त नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उन सबको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली, इमोशनली और टैक्टिकली। ठीक है, वो सारा का सारा मामला यहाँ पे है। अगला जो न्यूज़ आती है वो आता है हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। अभी देखिए क्या कि आरबीआई ने कुछ
जो कार्ड इशू करते हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब, इनको बैन कर दिया है। बैन का मतलब ये है कि जो कार्ड इन्होंने पहले से इशू कर रखे हैं वो तो ठीक है, वो तो काम करेंगे, लेकिन फ्यूचर में और नए कार्ड ये लोग इशू नहीं कर सकते। ये समस्या यहाँ पे है। अब बोलोगे सर इशू क्यों नहीं कर सकते? देखिए इस ये सिर्फ मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की बात हो रही है, ये वीज़ा कार्ड की बात नहीं हो रही है। फिलहाल वीज़ा कार्ड पे कोई बैन नहीं लगाया गया कि ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए, आप वीज़ा कार्ड भी लिख डालो वहाँ पे, ठीक है, तो वीज़ा कार्ड को इंक्लूड मत करना। अब ऐसा क्यों है? देखिए इंडिया में आरबीआई ने इनको 2018 में बोला था कि आप जिनको भी ये कार्ड इशू करते हो, उनकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, उनका एड्रेस होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सारे के सारा जो डेटा आप स्टोर करते हो वो इंडिया के अंदर स्टोर होना चाहिए। अब ये कंपनी जो है फॉरेनर कंपनी है, यूरोपियन अमेरिकन कंपनी है, ये हमारा डेटा लेके जाके अमेरिका में और यूरोप में स्टोर कर देती हैं। इस बात से आरबीआई को प्रॉब्लम थी, समझ रहे हो? तो आरबीआई ने 2018 में दिया था इनको ये नोटिस। उसके बाद 2018 में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने उसको पालन नहीं किया था, सरकार से थोड़ा सा समय मांगा था, सरकार ने इनको वो समय भी दे दिया। अब वो चलते चलते 2021 आ गया, 3 साल हो गए उस नोटिस को, अभी तक भी इन कंपनीज ने आरबीआई के जो नोटिस दिया था उसको फॉलो नहीं किया। फाइनली आरबीआई ने इनको बोला कि अभी आप जो है नए कार्ड इशू नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे समस्या है। तो डेटा को लेकर समस्या है कि कंपनी, सरकार आरबीआई कहती है कि इंडिया में स्टोर डेटा स्टोर करो, लेकिन ये कंपनी कहती है कि सर मैं नहीं कर सकती इंडिया में स्टोर। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो मास्टर कार्ड वगैरह, जो डाइनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस है ना, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। पूरी दुनिया में ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और एक ही जगह से कंट्रोल होता है, एक ही जगह से रेगुलेट होता है, इनका सॉफ्टवेयर भी जो एक ही जगह से चलता है। तो मैं अलग अलग देश में नहीं कर सकता, मेरी समस्या है ना? तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। पैसे वाली भी समस्या है। अगर मैं इंडिया में ही स्टोर करने लगूंगा तो मेरा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, और सर्विस महंगी हो जाएगी। तो जिन लोगों को मैं बेनिफिट दे पा रहा हूं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े ऑफिस बनाने पड़ेंगे, बड़ा बड़ा स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। और समस्या ये है कि अगर आज इंडिया के अंदर ये लोग डेटा स्टोर करेंगे ना, कल को दूसरी कंट्री भी ऐसी ही डिमांड करेंगी, है ना? कल को पाकिस्तान भी डिमांड करेगा, कल को श्रीलंका भी डिमांड करेगा, फिलीपींस भी डिमांड करेगा कि अब लोकल डेटा स्टोर करो। तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। ये कंपनी नहीं चाहती कि इंडिया में डेटा स्टोर करें ताकि दूसरी कंट्रीज में भी डिमांड ना हो। तो क्योंकि अगर दूसरी कंट्री भी डिमांड करने लगेंगी तो यार कितना मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो जाएगा इनका। इसलिए ये कह रही हैं कि सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आरबीआई मान नहीं रहा है। आरबीआई कह रहा है कि देखो मेरे कंट्री में अगर आपको ऑपरेट करना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आरबीआई अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा ढीला कर सकती है, लूज कर सकती है, और बायलेटरल टाइज के ऊपर फोकस कर सकती है। मान लो कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने जो है लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में डेटा स्टोर कर रखा है इंडियंस का। अगर कल को आरबीआई को डेटा चाहिए और सरकार को डेटा चाहिए तो अमेरिका के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप बनाए और उनसे जब भी इंडिया डिमांड करे डेटा की, वो तुरंत उसको अवेलेबल हो जाए। आरबीआई का यही तो कहना है कि जब अगर आप इंडिया में स्टोर करोगे तो उसको मैं जल्दी एक्सेस कर सकता हूं। तो इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्री के साथ और अमेरिकन कंट्री के साथ बायलेटरल ये जो है रूल बना सकती है कि जैसे ही सर मैं डेटा मांगूंगा आप मुझे दे दीजिए। तो रादर देन उनको फोर्स करने के, आप जो है उन कंट्री के साथ जो है आपस में भी रिलेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है, ताकि जो डेटा ट्रांसफर है वो टाइमली हो जाए, जल्दी जैसे जल्दी हो जाए। और देखिए इससे क्या होता है, इनोवेशन होता है और कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ती है। लेकिन अगर आप उन कंपनी को फोर्स करोगे ना कि इंडिया में ही लगाओ, इंडिया में लगाओ, तो यार वो इंडिया छोड़ के भाग जाएंगी। इससे पूरी दुनिया में नेगेटिव मैसेज जाएगा इंडिया को लेके। पहले ही इंडिया को बिजनेस फ्रेंडली नहीं देखा जाता दुनिया में, है ना? ऊपर से आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो वो बिजनेस की वजह से और नेगेटिव मैसेज जाएगा, है ना? अगली बात करते हैं चाइना से। इस बार चाइना से जो है अच्छी न्यूज़ आ रही है। चाइना में आपको पता है कि चाइना में पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है ना? अगर CO2 एमिशन की बात करो तो ग्रीन हाउस गैसेस को सबसे ज़्यादा एमिट करता है चाइना। तो और दुनिया चाइना के ऊपर फोर्स डाल रही है कि आप एमिशन को कम कीजिए। पेरिस कन्वेंशन हुआ था, पेरिस कन्वेंशन में भी चाइना ने प्रोमिस किया था कि मैं कार्बन
डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करूंगा। इसके लिए चाइना ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। चाइना ने क्या किया है, अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे 2000 कंपनीज को लिस्टेड किया है। ये 2000 कंपनियां चाइना का कुल 40% एमिशन करती हैं। अब यह क्या कर सकती हैं, कार्बन ट्रेडिंग कर सकती हैं। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करती हैं तो इनको इंसेंटिव दिया जाता है। ग्रीन प्रोजेक्ट है ना, जैसे सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनको इंसेंटिव मिलेगा फ्यूचर में। क्योंकि चाइना ने क्या का भी टारगेट ये है कि 2030 के बाद चाइना और ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करेगा। मतलब कार्बन एमिशन की जो पीक पॉइंट है वो चाइना में 2030 में पहुंच जाएगी। 2030 के बाद चाइना कार्बन का एमिशन जो है वो कम करना शुरू कर देगा। ठीक है। और चाइना का ये भी टारगेट है कि 2060 तक चाइना कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब और ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा ही नहीं, बिल्कुल 0% करेगा। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए चाइना ने पहला स्टेप लिया है। फ्यूचर में चाइना और कंपनीज को भी इसमें इन्वॉल्व करेगा, और जब चाइना इसमें इन्वॉल्व करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है चाइना की, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगी और फ्यूचर में पोल्यूशन कम होगा, है ना। यह पूरे का पूरा मामला था यहाँ पे। अगला जो एडिटोरियल हम लोग लेंगे वो लेंगे कहाँ से, द हिंदू से। ये द हिंदू का एडिटोरियल है। आज जो है इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल बहुत खास नहीं आए थे, लेकिन एक्सप्लेन्ड सेक्शन अच्छा आया था, तो वो मैंने आपको कार्ड वाला बता दिया है। हिंदू एडिटोरियल में अच्छा आया है एडिटोरियल, तो इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कहीं पे भी है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मैं द हिंदू के एडिटोरियल यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। अगर मैं द हिंदू के भी एडिटोरियल के एनालिसिस करता हूँ, अगर वहाँ पे कई बार अच्छे एडिटोरियल नहीं मिलते तो वहाँ पे भी मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल भी इंक्लूड कर देता हूँ, है ना। नॉलेज मिलना चाहिए, मेन पर्पज़ वो है ना। तो 90% इंडियन एक्सप्रेस और 10% द हिंदू, बढ़िया है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसकी शुरुआत करूँगा मैं कंक्लूजन से। हालांकि कंक्लूजन हम सबसे लास्ट में करते हैं, लेकिन आज हम लोग उल्टा चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पूरी एडिटोरियल का कंक्लूजन। एडिटोरियल का कंक्लूजन ये है कि इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, सरकार को उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उससे और मजबूत करने की ज़रूरत है। यू नीड टू रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वाई? बिकॉज प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं पेशेंट से, इसलिए उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, आप इसे तुरंत रोकिए। सरकार को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वी डो नॉट नीड फर्दर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर, वी नीड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर रादर देन प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। अब उसके लिए इसने जो है आर्गुमेंट भी दिए हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र एंड केरला, दीज टू स्टेट्स हैव इक्वल पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट, तो इक्वल पर कैपिटा इनकम है दोनों की। उसके बावजूद भी केरला की परफॉर्मेंस इज मच मच बेटर देन द महाराष्ट्र। व्हाई? केरला के अंदर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक है, मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर का है। महाराष्ट्र में जो है प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। अब आप ये देखिए, इंडिया का 40% जो अभी कोविड-19 का केस है वो तो महाराष्ट्र और केरला से ही आ रहा है। उसके बावजूद भी केरला के अंदर जो जो फैटेलिटी होती है, मतलब जो डेथ होती है, उसकी रेट है 0.48%, मतलब आधे परसेंट से भी कम। लेकिन महाराष्ट्र में है 2.4%, 2.5% के लगभग फैटेलिटी रेट है। कितना ज़्यादा है, मतलब दोनों स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में 4 गुना ज़्यादा लोगों के मरने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी आदमी को कोविड हो गया तो 4 गुना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो महाराष्ट्र में मर जाएगा, वो केरला में मरेगा नहीं, जबकि दोनों स्टेट की पर कैपिटा इनकम सेम है लगभग। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है। रीज़न ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर है और केरला के अंदर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करता है। केरला की जो सरकार है ना, केरला में महाराष्ट्र के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, खासकर सरकारी महकमे में, समझ रहे हो। इतने ही ज़्यादा बेड हैं महाराष्ट्र से, और केरला की सरकार हेल्थ के ऊपर 1.5 टाइम्स ज़्यादा पैसा खर्च करती है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। सो दैट इज़ वाई महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और केरला में डेथ रेट बहुत कम है। वाई? बिकॉज केरला में गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करता है। तो इस सिंपल से फैक्ट से हमें क्या पता लगता है?
इससे पता लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बजाय सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा इफेक्टिव हैं जब कोविड जैसी इमरजेंसी से निपटने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कुछ लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उसको हम लोग रोक सकते हैं। अब ये कोविड डेथ होने की वजह से पब्लिक ट्रस्ट कम होता है, जनता का सरकार के ऊपर ट्रस्ट कम हो जाता है, और इसलिए हमें हेल्थ अपग्रेड करने, अपना हेल्थ सिस्टम जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब कैसे अपग्रेड होगा? अपने आप ऊपर से तो कुछ अपग्रेड होने से रहा, अपग्रेड होता है पैसे से। आपको डॉक्टर अपॉइंट करने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको सीट इंक्रीज करनी है, नया हॉस्पिटल बनाना है, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, तो सबके लिए क्या चाहिए? वी नीड मनी, राइट। मनी के मामले में आपको बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, अभी जो है सेंट्रल विस्टा जो प्रोग्राम है, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है सरकार का, इसमें सरकार क्या कर रही है? दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट, और उसके लिए जो बजट रखा गया है दैट इज 20,000 करोड़ रुपीस। अगर यही 20,000 करोड़ रुपीस पार्लियामेंट ना बना के अगर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता तो देश के 2/3 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जा सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के 66% हॉस्पिटल्स में उन हॉस्पिटल्स की खुद की ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था, अगर ये 20,000 करोड़ रुपीस हम पार्लियामेंट पे ना लगा के हेल्थ सेक्टर पे लगाते, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। हालांकि ये आर्गुमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था ये तो कोविड से काफ़ी पहले चलाया गया था, और पार्लियामेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अप्रूव किया था, और जिसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारी पुरानी पार्लियामेंट काफ़ी पुरानी हो चुकी है सेफ्टी के परस्पेक्टिव से भी, है ना। अरे अच्छी सी बारिश हो जाती है, उसके अंदर वो सीलन आ जाती है ना, वो ड्रिप करने लगती है, तो काफ़ी ख़राब हालत में थी हमारी पार्लियामेंट पुराने वाली। लेकिन ठीक है, एडिटोर में लिखा हुआ है तो इसको कोट कर दिया हम लोगों ने भी यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू अलॉट मोर मनी टू द नेशनल हेल्थ मिशन। अभी सरकार क्या कर रही है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सरकार ने दे हैव अलॉटेड ओनली 1,000 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब 2 रुपये पर मंथ पर पर्सन। अब ये भैया 2 रुपये में क्या होगा? इट इज़ वेरी वेरी लेस। पब्लिक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज रिकमेंडेड that government should allot at least 1.6 lakh crore rupees to the health sector, which is close to double to the present allocation। जितना सरकार अभी कर रही है उसका डबल होना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें पैसा कम खर्च कर रही है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फीस चार्ज करती है पेशेंट से, है ना, बहुत ज़्यादा। अगर आप 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो तो आपका 2 लाख से जो है 10 लाख तक का बिल आ सकता है, विच इज़ टू मच, है ना। तो भैया जो कोविड वाला पेशेंट वहाँ पे गया है वो तो बोलेगा भैया मुझे मरने दो, इतना पैसा तो मेरे पास वैसे भी नहीं है। अब सरकारी हॉस्पिटल में पैसा कम लगता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं। अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, तो सारा सिस्टम क्रम्बल हो गया है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जहाँ पे हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, इतना तो अमेरिका में भी नहीं करता। तो प्राइवेट सेक्टर पहली बात तो फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, इसीलिए वी नीड टू रेगुलेट द रेट्स, जो फीस होती है। हालांकि कई सारे स्टेट में कोशिश की गई है, दिल्ली में, महाराष्ट्र वगैरह में, कि प्राइवेट सेक्टर जो है इतनी ज़्यादा फीस ना वसूले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वसूल ही रहे हैं, ठीक है। और इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड भी सेट करने चाहिए कि आप किस तरह से पेशेंट को हैंडल कीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें। देखिए वैसे तो ये आर्गुमेंट ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, इसके कोई ज़्यादा प्रूफ निकल के सामने नहीं आता है, लेकिन माइकोसिस जिसे हम लोग ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वो सब दुनिया भर तरह के फंगस, ये केस भी ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही देखे गए हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है ना वो ज़्यादा स्टीरॉयड रिकमेंड करते हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और जिन पेशेंट्स को ज़्यादा स्टीरॉयड दिए गए उन्हीं को ही फंगस हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर इंडिया में जो है डोमिनेट करता है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं देता है, मतलब सिर्फ लोगों को लूटने का काम करता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे ये मुद्दा मेन है। ऊपर से ये भी रिकमेंड किया गया है कि इंडिया डू नॉट नीड नो मोर प्राइवेटाइजेशन। जितना हो गया भैया हो गया, अभी और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को आप लोग मत करिए, ठीक है।
जितना होना था हो चुका। नीति आयोग ने नई रिपोर्ट निकाली है, उसमें कहा गया है हम लोग प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इन्वाइट कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी हॉस्पिटल लगवाने के लिए उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ें पहले सरकारी हॉस्पिटल में फ्री हुआ करती थी, अभी उन पर भी फीस चार्ज किया जाएगा। मतलब जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है। और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि केरला और महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है कोविड-19 वाली सिचुएशन में। इसलिए आप पब्लिक सेक्टर में जो है इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र एंड केरला। ठीक है, तो आज की ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी जो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी कवर की। कुछ ये कुछ न्यूज़ तो मैं पहले काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो दीज वर सम ऑफ द न्यूज़ दैट वी हैव सीन ओनली ब्रीफली। ठीक है, लिटिल बिट यहाँ पे जो रिन्यूएबल हेल्थ सेक्टर वाला सिस्टम है वी हैव गॉन इन लिटिल बिट डिटेल्स, लेकिन वो रिक्वायर्ड था बिकॉज दिस एडिटोरियल वाज टेकन फ्रॉम द हिंदू ओनली, है ना। तो यही था आज का हमारा न्यूज़ का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा। आप देखिए यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, है ना। मैं देखता हूँ 150-200 लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक करते हैं 15-20 लोग। इसका मतलब आप देखते हो लेकिन लाइक का बटन दबाते नहीं हो। दबा दिया करो, क्या दिक्कत है ना। कुछ आपके लिए हम लोग कर रहे हैं तो आप ही थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो क्या चीज़ ठीक लगी है, क्या नहीं लगी है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आप बताइए, हम लोगों को फीडबैक दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों को बताओ यार चैनल के बारे में, है ना। तो इसी तरह से हमारी फैमिली बढ़ेगी, और जब फैमिली बढ़ेगी तो हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेके आ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।